हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज की आपकी इम्पोर्टेंट वीडियो है रिलेटेड टू पॉलिटी साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं रिलेटेड टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसका पार्ट फर्स्ट, पार्ट टू, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। ठीक है, आप जाके उसको देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है। प्लीज़ उसको जाके देखिए। शेड्यूल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वन डे एग्जामिनेशन में। अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे, ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, ईपीएफओ, एनडीए, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं साइलेंट फीचर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के। ठीक है, हमारा संविधान बहुत प्यारा है। ये मैंने आपको पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बोला था। हमारा जो संविधान है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब काफ़ी लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लासीफाई किया गया इनटू रिटन। किसके कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के तरह? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो अनरिटन है। ठीक है, हमारा जो है वो क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन सी कंट्री की तरह? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, लेंथीएस्ट है। ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, जितने भी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है हमारे संविधान को। ओरिजिनली अगर देखें तो 1949 की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है क्या? प्रियम्बल। 1949 की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? प्रियम्बल है, जो अभी भी आपको देखने को मिलता है, जिसको उद्देशिका बोला जाता है हिंदी में। 395 आर्टिकल्स देखने को मिलते थे, जिसको 22 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा, और 8 शेड्यूल। ये है ओरिजिनली पहले। अगर प्रेजेंटली की बात करें, 2019 या 2021 की बात करें, कंसिस्ट किए गए हैं इसमें। एक तो प्रियम्बल है, ठीक है, स्टार्टिंग में वो देखने को मिलेगा। आगे मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो लेके आऊँगी। 470 क्या है? आर्टिकल्स हैं। 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल। शेड्यूल से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो काफ़ी लार्ज एक्सटेंड देखने को मिलता है। स्ट्रक्चरल यानी कि इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है हमारे संविधान का, जो ड्राइव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अगर देखें तो ये जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखने को मिलेगी। फंडामेंटल राइट जो हैं हमारे संविधान में पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 टू 35 तक फ्रेम कर रखे हैं। ठीक है, उसमें हमारे टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 हैं, यानी कि पहले कितने थे? 7 थे। उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी जो है आर्टिकल 31 के तहत आता था, उसको डिलीट कर दिया गया है। उस किस अमेंडमेंट के तहत? 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत। ठीक है, इसको ड्राइव किया गया एज अ इंस्पिरेशन। कहाँ से इंस्पिरेशन ली है फंडामेंटल राइट्स की? अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से। डीपीएसपी की कहाँ से इंस्पिरेशन ली है हमने? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे चलते हैं। जो पॉलिटिकल पार्ट है किसका? हमारे संविधान का। उसमें क्या देखने को मिलता है आपको? कैबिनेट्स भी देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट रिलेशन जो है गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव के साथ, ठीक है, लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव के साथ रिलेशन देखने को मिलता है, अगर पॉलिटिकल पार्ट की बात करें हमारे संविधान की। और साथ ही साथ क्या है, लार्जली इसको ड्रॉन किया गया है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से? ब्रिटिश जो है संविधान, उससे। मोस्टली अगर देखें जो प्रभाव पड़ा है, प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। मटेरियल सोर्स जो है कहाँ से लिया गया सबसे ज़्यादा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैंने हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड कवर किया था उसमें भी डिटेल में डिस्कस किया है, प्लीज़ उसको जाके देखिएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखें, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, वो ना ही रिजिड है और ना ही क्या है, फ्लेक्सिबल। बट अगर देखा जाए तो ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं? अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, उसमें संविधान में क्या लेके आना? चेंजेस लेके आना। और ये अमेंडमेंट जो है किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 368 जो है वो प्रोवाइड करवाता है हमारे संविधान को क्या? अमेंडमेंट। 2 टाइप्स के अमेंडमेंट्स रहते हैं।
वो देख लेते हैं हम। कुछ जो प्रोविजंस हैं वो अमेंडमेंट जो किया जाता है स्पेशल मेजॉरिटी जो रहती है पार्लियामेंट की, यानी कि 2/3 की मेजॉरिटी रहती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे 150 क्या है मेंबर्स क्या है प्रेजेंट हैं, उसमें क्या 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए, तो क्या होगा, इसको हम 2/3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसमें क्या रहेगी 100 की क्या रहेगी मेजॉरिटी रहेगी। ये क्या निकल के आई है, स्पेशल मेजॉरिटी निकल के आई है। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, जितनी भी मेजॉरिटीज़ हैं वो मैं एक बार डिस्कस कर लूँगी, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। जो 2/3 मेजॉरिटी है मेंबर्स की वो ईच हाउस में देखने को मिलती है, वोटिंग की जाती है, मेजॉरिटी जो है टोटल मेंबरशिप की ईच हाउसेस में। अगर सेकंड प्रोविज़न देखें तो अमेंडमेंट जो किया जाता है स्पेशल मेजॉरिटी का पार्लियामेंट में, पर रेटिफाई किया जाता है हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स, यानी कि अगर फेडरल का कॉन्सेप्ट रहे, मतलब स्टेट से रिलेटेड कोई बिल है, कोई भी चीज़ अमेंडमेंट करनी है, तो उसको रेटिफिकेशन के लिए कहाँ भेजा जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर में भेजा जाता है। ठीक है, जैसे जीएसटी बिल था, उसने इम्पैक्ट डालना था स्टेट में, तो कुछ स्टेट्स ने रेटिफाई किया था उसको, कुछ स्टेट्स ने नहीं। नेक्स्ट देखते हैं फेडरल सिस्टम जो है यूनिटरी बेसिस पे। फेडरल का कॉन्सेप्ट होता क्या है, फेडरल सिस्टम होता क्या आखिरकार, ये रहता है कि संघ जो रहती हैं चीज़ें, मतलब स्टेट और जो सेंटर की हैं इंडिपेंडेंसी है। ठीक है, सेंटर स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं, लॉज, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ना ही स्टेट, ये चीज़ें रहती हैं कि अपने अपना काम जो है वो इंडिपेंडेंटली कर सकें। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या है, इस्टेब्लिश कर रखा है फेडरल सिस्टम, किसका, गवर्नमेंट का। इसमें कंटेन किया जाता है यूजली जो फीचर्स देखने को मिलते हैं फेडरेशन के, 2 गवर्नमेंट सिस्टम देखने को मिलती है, पावर्स की जो डिविजन्स रहती है सेंटर और स्टेट की, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुपरमेसी जो रहती है कॉन्स्टिट्यूशन की, रिजिडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंटली जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारी। ठीक है, बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। बाई कैमरलिज्म होता क्या है, जहाँ पे आपको, बाई का मतलब क्या है, बाई का मतलब ही क्या होता है, 2। ठीक है, मतलब जिस स्टेट में क्या रहें, 2 हाउसेस रहें, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपका होमवर्क क्या रहेगा, हमारे देश में कितने ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जहाँ पे ये दोनों आपको हाउसेस देखने को मिलेंगे, वो क्या कहलाएगा, बाई कैमरलिज्म कहलाएगा। ठीक है, अगर ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो क्या कहलाता है, यूनिकैमरलिज्म। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा क्योंकि बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अगर बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें लार्ज नंबर ऑफ़ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप भी देखने को मिलती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं हम लोग। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, अपॉइंटमेंट जो रहती है गवर्नर्स की स्टेट में, किसके द्वारा, सेंटर के द्वारा। कई बार आपको डिस्प्यूट भी देखने को मिलता है, जैसे कि पौंडीचेरी में, दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल। ठीक है, तो ऑल इंडिया जो सर्विसेज है, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे आपको डिस्प्यूट वगैरह देखने को मिलता है सेंटर और स्टेट में। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अडॉप्ट किया है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसका गवर्नमेंट रेदर देन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से किया है। अगर पार्लियामेंट सिस्टम की बात करें, इसको वेस्ट मिनिस्टर भी बोला जाता है, यानी कि 10 मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, जो रिस्पॉन्सिबल है, किसकी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, कैबिनेट गवर्नमेंट देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस्टेब्लिश किया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये ना ही सिर्फ सेंटर के लिए बट स्टेट के लिए भी इसको इस्टेब्लिश किया गया। फीचर अगर देखें हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो हमारी इंडिया में है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। अब इसका क्या मतलब है नॉमिनल का, नॉमिनल और रियल, हमारे इंडिया में जो है प्रेसिडेंट क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है, और जो पीएम है यानी कि प्राइम मिनिस्टर, वो क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव। क्लियर, ये चीज़ याद रखिएगा, डी जूरे प्रेसिडेंट को, डी फैक्टो किसको बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर को। क्लियर,
ठीक है। हेड ऑफ दी जो स्टेट है वो किसको बोला जाता है? प्रेसिडेंट को। हेड ऑफ द गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। ये एक एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। आई थिंक स्टेट का कोई एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेजॉरिटी पार्टी रूल, यानी कि जैसे बीजेपी है वो क्या है? मेजॉरिटी में है हमारी कंट्री में, तो मेजॉरिटी पार्टी रूल देखने को मिलता है। ये भी क्या है? पार्लियामेंट गवर्नमेंट का क्या है? एक फीचर है। ये आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिला था इससे रिलेटेड, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है वो गलत चूज करना था, ऐसा क्वेश्चन था। मेंबरशिप जो रहती है वो रहती है मिनिस्टर्स की, कहाँ पे? लेजिस्लेचर में। लीडरशिप जो लीडर जो रहते हैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। डिसोल्यूशन की जो चीज़ें रहती हैं, जो डिसॉल्व होती है लोकसभा और असेंबली डिसॉल्व होती है। याद रखिएगा जो डिसोल्यूशन जो होता है लोकसभा में होता है ओनली, राज्यसभा में नहीं होता। राज्यसभा क्या है? हमारा परमानेंट हाउस है। लोकसभा क्या है? टेम्परेरी हाउस। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है, कोई भी उसमें क्या करेगा? इंटरफेयर नहीं करेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर माने तो इस्टेब्लिश किया गया जुडिशियल सिस्टम एज वेल एज क्या? इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है? टॉप जुडिशियल सिस्टम है हमारी कंट्री का। सेंट्रल लेवल पे आपको क्या देखने को मिलेगा? टॉप अथॉरिटी माना जाता है ये, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आपको देखने को मिलता है हाई कोर्ट, फिर उसके बाद देखने को मिलता है क्या? सुबॉर्डिनेट कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। क्लियर? तो ये क्या है? हाई अपील है हमारी कंट्री की, क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ अगर देखें तो हाई कोर्ट्स देखने को मिलते हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले ही आपको समझा दिया। और इसके अंडर क्या? हायरार्की सिस्टम, यानी कि सुबॉर्डिनेट कोर्ट देखने को मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर लेवल पे। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो ये फेडरल कोर्ट है, ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। गारंटीड है फंडामेंटल राइट्स का, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स का हनन हो किसी भी सिटीज़न का, वो उसको राइट है क्या? राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। और ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या है? गार्डियन भी है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। क्लियर? नेक्स्ट अगर देखें हम फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अभी तो ये क्या है? ओवरव्यू ही है कॉन्स्टिट्यूशन का कि साइलेंट फीचर्स क्या हैं। डिटेल में मैं आने वाले वीडियो में क्या करूँगी? आपसे डिस्कस करूँगी। फंडामेंटल राइट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये पार्ट 3 में आता है। आर्टिकल्स क्या रहेंगे? 12 to 35, ठीक है। याद रखिएगा, जो वनडे एग्ज़ाम है उसमें तो डायरेक्ट आर्टिकल्स ही पूछे जाते हैं और पार्ट भी पूछा जाता है, ठीक है। इससे ही आपके जो वनडे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं वो निकल के आएंगे, ठीक है। टोटल जो हमारे राइट्स है वो कितनी है? 6 राइट्स हैं, ठीक है। पहले ओरिजिनली कितने थे? 7 राइट्स थे। राइट टू इक्वेलिटी जो आता है आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। यहाँ पे आपको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, हम डिटेल में फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर उसमें डिस्कस करेंगे। राइट टू इक्वालिटी क्या रहता है? सबको इक्वल समानता देनी सोसाइटी में। फ्रीडम जो है, ठीक है, हमें कहीं भी मूव करने का फ्रीडम है, यानी कि हम अपनी टेरिटरी में कहीं भी सेटअप हो सकते हैं, ये हमें फ्रीडम है, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ जो शोषण रहता है, ठीक है, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठानी है, ये हमारा क्या है? राइट है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी हम धर्म अपना सकते हैं, ठीक है, कोई हमें फोर्स नहीं करेगा कि ये धर्म अपनाओ, ये रहेगा किसमें? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में क्या रहेगा? जो हमारे देश की माइनॉरिटीज़ हैं, जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं, उनको पूरा हक है एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसको सेटअप करने का। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हैं आर्टिकल 32 के तहत आती है। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया। किसके द्वारा बोला गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये थे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रमोट करते हैं जैसे आइडिया की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का। ये ऑपरेट करते हैं, लिमिटेशन जो रहती है एग्जीक्यूटिव और आर्बिट्रेरी लॉज हैं किसके? लेजिस्लेचर के। जस्टिकेबल इन नेचर, यानी कि अगर इसका हनन होता है तो हम राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसका किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो। एग्रीव्ड अगर पर्सन अगर देखे तो डायरेक्टली कहाँ जा सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है। तो कोर्ट क्या करता है? आर्टिकल 32 के तहत रिट इशू करता है, यानी कि रिट हैबिस कॉर्पस, मैंडामुस, प्रोहिबिशन,
सर्शियोरी क्यू वारंटो, ठीक है। अगर जैसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 क्या कर रखा है, फ्रेम कर रखा है। उसी के साथ साथ सस्पेंड किए जाते हैं कुछ आर्टिकल्स रिलेटेड टू जब इमरजेंसी का टाइम रहता है, ठीक है। बस 2 आर्टिकल्स को छोड़ के, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के, राइट टू लाइफ की बात करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर बात करें तो इसका मतलब होता क्या है, जैसे कोई भी लॉ पॉलिसी सेंटर लेके आ रहा है वो स्टेट में कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, तो सेंटर क्या करता है, डायरेक्ट करने का काम करता है किसको, स्टेट्स को। अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर के संदर्भ में देखें, उनके अकॉर्डिंग देखें तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये नोवल फीचर है हमारे संविधान का, ठीक है। जो पार्ट 4 में इसको फ्रेम किया गया हमारे संविधान के, और क्लासीफाई करता है ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज में। ये जो कैटेगरीज हैं सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये संविधान में ऐसे डिफाइन नहीं कर रखी है, हमारे समझने के लिए ये चीज़ें कि सोसाइटी से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो सोशलिस्टिक में रखे गए हैं। गांधीयन जो आइडियोलॉजी है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, यानी कि गांधी जी जो थे विलेज से बहुत कनेक्टेड थे, ठीक है, उसको प्रमोट करना चाहते थे। विलेज की जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल में है। लिबरल इंटेलेक्चुअल क्या रहता है, जो समझदारी से जो चीज़ें की जाती हैं, ठीक है, वो आएंगे आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल में। क्लियर। जो डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये प्रमोट करता है जो आइडिया किसका, सोशल का, इकोनॉमिक, डेमोक्रेसी का, स्टेट के वेलफेयर का, कि स्टेट में कैसे कैसे वेलफेयर किया जा सके इंडिया के। फंडामेंटल राइट्स की तरह, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उसका हनन होगा फंडामेंटल राइट्स का, तो हम राइट टू सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है नॉन जस्टिकेबल है, यानी कि अगर डीपीएसपी का हनन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट मूव नहीं कर सकते, ठीक है। इसका वायलेंस होने पर हम मूव टू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारे जो राइट्स हैं उसके साथ साथ हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइडेड नहीं थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इंटरव्यू का ही क्वेश्चन है, ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स के बाद ही तो ड्यूटीज़ रखनी चाहिए थी, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। ये प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या रीज़न है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अमेंडमेंट करके ऐड करना पड़ा, पहले क्यों नहीं रखी गई ये, ठीक है। इसका आंसर प्लीज़ मेरे को दीजिएगा। जो ओरिजिनली है कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड नहीं की गई थी, अमेंडमेंट किया गया ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी के दौरान। इंटरनल इमरजेंसी कब लगी, 1975 टू 77, ठीक है, जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाई गई। उसी दौरान 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1976 का। जो रिकमेंडेशन किसकी थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड ऑन किया जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो रिकमेंडेशन थी स्वर्ण सिंह कमेटी। इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2002, इसमें क्या किया गया, पहले ओरिजिनली कितनी थी, पहले ओरिजिनली 10 ड्यूटीज़ थी हमारी, ठीक है। उसके बाद 11th ड्यूटी जो है वन मोर ऐड की गई, फंडामेंटल ड्यूटी रिलेटेड टू एजुकेशन। वो किस अमेंडमेंट के तहत, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। इसको रखा गया पार्ट 4A में, ए यानी कि अमेंडमेंट करके ऐड किया गया, और ओनली 1 आर्टिकल है 51A। ये स्पेसिफाई करता है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि रिस्पेक्ट कैसे करनी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने हमारे जो तिरंगा झंडा है उसका सम्मान कैसे करना है, हमारा जो नेशनल एंथम है उसका सम्मान कैसे करना है, प्रोटेक्ट कैसे करना है अपनी सॉवरेनिटी को, यूनिटी को कैसे बरकरार रखना है, इंटीग्रिटी जो है हमारी कंट्री की उसको कैसे बरकरार, उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, प्रमोट करना किसको, भाईचारे को, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी है उसको क्या करना है, हमने भाईचारा बढ़ाना है। ये नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे वायलेट या दंगे फसाद करने शुरू कर दिए, ठीक है। प्रिजर्व करना हमने क्या, अपना रिच हेरिटेज जो है, जैसे कि ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इसको क्या करना है, हमने प्रिजर्व करना है, इसको गंदा नहीं करना, ठीक है। हमारी ये क्या है, रिच हेरिटेज है। और सोन डिटेल में हम अलग अलग चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये आपके, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये आपके साइलेंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ओनली ओवरव्यू। अगर सेकुलर स्टेट की बात करें तो
सेकुलर का मतलब क्या रहता है? धर्मनिरपेक्षता, यानी कि कोई भी स्टेट, कोई भी जैसे हमारा सेंटर है वो पर्टिकुलर एक ही रिलीजन को फॉलो करके नहीं चलेगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में सारे धर्म जो हैं वो क्या है? एक समान है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो स्टैंड करता है फॉर सेकुलर स्टेट, यानी कि अपहोल्ड अपनी जो रीज़न है, कोई भी स्टेट है वो पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करके नहीं चलेगा, ठीक है। नोट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। फॉलो करेगा ये प्रोविज़न जो रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, सेकुलर करैक्टर जो रहता है इंडियन स्टेट का। ये जो सेकुलर है जो प्रियम्बर में पहले ऐड ऑन नहीं किया गया था, इसको अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का। और याद रखिएगा ये जो अमेंडमेंट है इसके 42nd अमेंडमेंट के तहत बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। प्रियम्बल जो है वो सिक्योर करता है जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनकी लिबर्टी, उनका फ्रीडम, जो फेथ बिलीव वर्शिप जो रहती है, पूजा भावना जो रहती है, प्रमोट जो किया जाता है अपने रिलीजन को, ठीक है, उस चीज़ों को क्या करती है? सिक्योर करके रखती है। स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन को रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है आर्टिकल 14 के अंडर जो फंडामेंटल राइट की बात करता है वो मतलब डिने नहीं करेगा कोई भी स्टेट। ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा किसी भी सिटीज़न के अगेंस्ट रिलेटेड टू रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो, ताकि ये ना हो कि कोई मुस्लिम है उससे कई तरह का बिहेव, मतलब गलत शलत बिहेव, या क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, ठीक है, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं करना है, ये आर्टिकल 15 बोलता है, ठीक है। आर्टिकल 15 से रिलेटेड मूवी भी है कि ग्राउंड लेवल पे क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए किसको? सिटीज़न जो है हमारे कंट्री के, उनको रिलेटेड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 के तहत आती हैं ये चीज़ें। जितने भी पर्सनस है इक्वली एंटाइटल फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, राइट टू फ्रीली प्रोफेस है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं एनी रिलीजन को। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है? आर्टिकल 25 जो है वो कहता है कोई भी रिलीजन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन को अपना सकते हैं, किसी भी चीज़ की हमें क्या है? मनाही नहीं है। अगर एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन की बात करें तो आर्टिकल 26 के तहत क्या बोला जाता है कि जो राइट टू मैनेज हम क्या कर सकते हैं? रिलीजियस अफेयर आर्टिकल 26 के तहत बोला गया है हमारे संविधान में, यानी कि फंडामेंटल राइट में। नो पर्सन शैल बी कंपेल, किसी भी पर्सन को हम कंपेल नहीं कर सकते कि अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन के तहत कोई मतलब प्रमोशन के लिए टैक्स वगैरह का जो इकट्ठा किया जाता है, मतलब ज़बरदस्ती पैसा नहीं कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 27 के अंडर ये चीज़ें रखी गई हैं। अगर आर्टिकल 28 की बात करें तो नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं है रिलेटेड टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन जो रखा जाता है उससे रिलेटेड। कोई भी सेक्शन है हमारे जो सिटीज़न हैं उनको राइट है कंजर्व करने का अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट और कल्चर, आर्टिकल 29 के तहत आता है। जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं हमारी कंट्री की उनको राइट है इस्टेब्लिश करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी चॉइस का, आर्टिकल 30 के अंडर आएगा ये। अगर स्टेट जो है वो सिक्योर करेगा हमारे सिटीज़न जो है उनको सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंडर आता है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ट्रिपल तलाक जब बिल आया था उस टाइम बहुत चर्चा में था, ठीक है। इक्वल स्टेटस जो मिलना चाहिए सबको, यानी कि वुमेंस को, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि वोटिंग का अधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया क्या? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। किस बेसिस पे? इलेक्शन जो होते हैं लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उस बेसिस पे एवरी सिटीज़न जो है 18 ईयर्स का कोई है तो उसको क्या अधिकार है? वोट का अधिकार है, राइट टू वोट है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भी भेदभाव इसमें नहीं देखने को मिलता, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी अगर पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, रिच हो, पुअर हो, एंड सो ऑन। हर एक पर्सन को जो 18 ईयर का है या उससे अबव है उसको क्या है? अधिकार है राइट टू वोट का। वोटिंग एज जो पहले क्या थी? 21 थी, इसको रिड्यूस किया गया कब? 1989 में। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत। यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइज है ये क्या करता है? डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड एनहेंस करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट देखने को मिलती है एक कॉमन पीपल की, ठीक है। प्रेस्टाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, प्लीज़ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुके हैं।
जो अपहोल्ड की जाती है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, एनेबल माइनॉरिटीज़, प्रोटेक्ट करता है रिलीज इंटरेस्ट को माइनॉरिटीज़ के, ओपन अप न्यू होप्स देखने को मिलती है वीकर सेक्शन के अंदर। अगर सिंगल सिटीज़नशिप की बात करें तो हमारी कंट्री में क्या है, सिंगल सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ का कोई पर्सन अगर कनाडा में चला गया, वहाँ पे उसको कनाडा की सिटीज़नशिप मिल गई, तो उसकी जो इंडिया की सिटीज़नशिप है, इंडिया की नागरिकता है, उसका क्या कर दिया जाएगा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसलिए हमारी कंट्री में क्या है, सिंगल सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की देखें तो ये फेडरल देखने को मिलता है, ड्यूअल पॉलिटी देखने को मिलती है सेंटर और स्टेट में, बट ये प्रोवाइड करवाता ओनली सिंगल सिटीज़नशिप, यानी कि डैट इज़ इंडियन सिटीज़नशिप। अगर इंडिया की बात करें तो जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी इंडिया में, स्टेट में, ठीक है, जो बॉर्न होते हैं, रिसाइड, वो इंजॉय करते हैं सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स का और सिटीजनशिप, ठीक है। ऑल ओवर कंट्री में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलता है बिटवीन देम। अगर इंडिपेंडेंट बॉडीज़ की बात करें, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ कितनी हैं हमारी, 4 हैं, ठीक है। इनको वॉच डॉग भी बोला जाता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीसीएस यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो इलेक्शन कमीशन है कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं किस किस के, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। ये 4 जो हैं रिलेटेड टू इलेक्शंस, वो क्या रहेगा, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के एंड वाइस प्रेसिडेंट के। जो कैग है वो क्या करते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स रहते हैं उसको ऑडिट करने का काम करते हैं। यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करें तो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है ऑल इंडिया सर्विसेज की, हायर सेंट्रल सर्विसेज देखने को मिलती है। जो प्रेसिडेंट जो है वो डिसिप्लिनरी मैटर पे जो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट, उस बेसिस पे। अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो हर एक स्टेट में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है स्टेट सर्विसेज से रिलेटेड। जो एडवाइस रहती है वो किसकी रहती है, गवर्नर की रहती है इसमें। एमरजेंसी अगर प्रोविजंस देखें तो 3 टाइप्स की एमरजेंसी रहती है हमारी इंडिया में। नेशनल एमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 रिलेटेड लगाई जाती है, इसके तहत लगाई जाती है जब इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन देखने को मिले, ठीक है। एक तो रहती है स्टेट एमरजेंसी जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, और कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी भी इसको बोला जाता है। जब स्टेट में फेलियर हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है, उस बेसिस पे 356 आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और साथ ही साथ अगर कोई सेंटर ने कोई लॉ पास किया, कोई पॉलिसी पास की है, स्टेट ने मना कर दी है सेंटर की बात मानने को, तब भी 365 के तहत आर्टिकल 365 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो जो थ्रेट देखने को मिलता है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती किसी भी कंट्री में, क्रेडिट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है। आपका यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, कौन सी स्टेट में सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल लगा, और साथ ही साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी कंट्री में लगी है या नहीं लगी, अगर लगी है तो कितनी बार लगी है, ठीक है, या आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ड्यूरिंग जो इमरजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अंडर क्या आ जाती है, पावर आ जाती है, पावरफुल रहती है उस टाइम। स्टेट्स गो इनटू द टोटल कंट्रोल, स्टेट का जितना भी कंट्रोल रहता है वो सेंटर के अंडर होता है, जैसे आपको JNK में देखने को मिला और हाल ही में ही पौंडीचेरी में भी ये कॉन्सेप्ट देखने को मिला। नेक्स्ट है 3 टायर गवर्नमेंट, यानी कि पंचायती और म्यूनसिपैलिटीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। अगर स्टार्टिंग में देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, बस ड्यूअल पॉलिटी देखने को मिलती थी। ऑर्गेनाइजेशन जो पावर है स्टेट और सेंटर की देखने को मिल रही थी, पर बाद में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1992 में। 73rd क्या बताता है, पंचायती राज से रिलेटेड है, 74 जो है म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। और साथ ही साथ 73rd जो है ये मैंने आपको बता दिया, रूरल लोकल गवर्नमेंट पार्ट 917 न्यू शेड्यूल जो ऐड ऑन किया गया 11th, ये शेड्यूल से रिलेटेड आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसी के साथ साथ 74 अमेंडमेंट एक्ट जो है 92 ऐड ऑन किया गया रिलेटेड टू अर्बन लोकल बॉडीज़ यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़, पार्ट 9A 18 न्यू शेड्यूल ऐड ऑन किया गया 12।
कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ क्या कहलाती हैं? जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ रहती हैं मिलके क्या बनाती है सोसाइटीज़, उसको वो क्या बोलेंगे हम? कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़। ये पहले ऐड ऑन नहीं थी, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत इसको ऐड ऑन किया गया हमारे संविधान में। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ से रिलेटेड। 3 चेंजेस इसमें देखने को मिले। राइट टू फॉर्म कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल 19, यानी कि क्या है? फंडामेंटल राइट है। न्यू DPSP ऐड ऑन किया गया प्रमोशन करने के लिए कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ का, आर्टिकल 43B के तहत ऐड किया गया न्यू पार्ट 9B कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड। ये आप देख सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट मैटर पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आप एक बार निहाल लीजिएगा, ठीक है। जितने भी पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए ये सब, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मतलब मैंने फ्रेम कर रखे हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ये फीचर्स हैं, इसको भी आप देख लीजिए कौन कौन से, मतलब जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ब्रिटेन से हमने इसके फीचर्स लिए हैं। रूल ऑफ लॉ जो है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, कैबिनेट सिस्टम, ठीक है। रिट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने ब्रिटेन से फीचर्स इसके जो आइडिया है वहाँ से लिया है। प्रिविलेजेस, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो विशेष अधिकार दिए जाते हैं बाईकैमरलिज्म का, ये प्लीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। वनडे एग्ज़ाम में डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ये बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, मतलब साइलेंट फीचर है क्या, ये एक ओवरव्यू था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या, ठीक है। आई होप आपके जो डाउट्स है क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उससे पहले मैं प्रियम्बल से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। देखने के लिए शुक्रिया। और हाँ, जो बाकी वीडियोस हैं रिलेटेड टू शेड्यूल्स, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, प्लीज़ उसको जाके देखिएगा, ठीक है। PDF इसकी जो है टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।